यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी की आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस की इस क्लास में स्वागत है। मित्रों, हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर के चल रहे हैं। करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग दृष्टि समसामयिक घटनाचक्र को लेकर के चल रहे हैं, जिसका एनालिसिस किया जा रहा है। और ऐसी एनालिसिस जो केवल प्रश्नों के रिगार्डिंग की जा रही है कि कैसे प्रश्न आते हैं, उसी के आधार पर और उन्हीं टॉपिक को देखा जा रहा है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में आ सकते हैं, केवल वो देखा जा रहा है। और साथ ही साथ इस पर आधारित एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। मित्रों, आपको बता दें कि यूपी स्पेशल की हमारी क्लास प्रारंभ हो गई है और यूपी स्पेशल प्री मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट कोर्स के रूप में यूपी स्पेशल 5th और 6th पेपर की क्लास को प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें से पेपर 6 से क्लास प्रारंभ हो रही है। ठीक है, तो आप उस क्लास के साथ भी जुड़ सकते हैं। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की शुरुआत करते हैं। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कहां कहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत और केन्या के मध्य संबंधों के संबंध में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम आपको और भी बता दे रहे हैं कि इसमें कई चीजों को आपको इस रूप में बताना है कि जैसे आप देखते हैं कि भारत और विश्व, इसमें यह देखना है कि भारत आने वाले वैश्विक नेता कौन रहे हैं और विश्व को जाने वाले भारतीय नेता, इस पर हम इसका भी हम एनालिसिस करेंगे। विशेष तौर पर पीएम की विदेश यात्राएं कहां कहां रही हैं और यहां से कौन कौन किस किस देश के पीएम और किस किस देश के राष्ट्रपति भारत आए हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। और ये आपका जुलाई से लेकर के जून जुलाई से लेकर के और जनवरी तक का चलेगा। फिलहाल 26 जनवरी तक का ही चलता रहेगा, आगे चलेगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं भारत और केन्या के मध्य क्या क्या संबंध रहे हैं, इसको एक बार देख ले। भारत और केन्या की बात अगर हम करें तो केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो 4 से 6 दिसंबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। अब यहां से प्रश्न क्या बन सकता है कि दिसंबर में 2023 में भारत आने वाले राष्ट्रपति या आने वाले विदेशी अतिथियों का स्वरूप किस प्रकार से रहा है, यहां से ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। या निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्राध्यक्ष दिसंबर 2023 में भारत की यात्रा पर रहे, सीधे सीधे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कौन 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 हो गए? केन्या के राष्ट्रपति, केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो 4 से 6 दिसंबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। फिर सितंबर 2022 में केन्या के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारतीय यात्रा थी। 2 पॉइंट होगा। यात्रा के दौरान केन्या ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन तथा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर यह प्रश्न बन जाता है कि किस प्रकार या कौन सा देश भारत या अंतरराष्ट्रीय संगठन भारत के साथ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है। तो ये आपका होगा केन्या। साथ ही भारत ने केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन ऋण प्रदान करने का भी घोषणा की है। अब देखिए, भारत केवल ऋण ले नहीं रहा है, बल्कि ये दूसरे देशों को और गरीब देशों को, विशेष तौर पर अफ्रीकी देशों को या आपके जो लैटिन अमेरिकी देश हैं या फिर एशियाई देश, गरीब देश, उनको ये ऋण दे भी रहा है। तो हम ऋण प्रदाता भी हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों से देशों के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। यह है खेलों में सहयोग पर एमओयू हुआ है। डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में भी सहयोग एमओयू हुआ है। वर्ष 2023 से 27 तक, देखिए वर्ष 2023 से 27 तक की अवधि के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, तो वर्ष 2023 से 27 तक की अवधि के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है। भारतीय मानक ब्यूरो और केन्याई मानक ब्यूरो के बीच एमओयू हुआ है। अंतरराष्ट्रीय
ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और केन्या के मुक्त विश्वविद्यालय के मध्य ये MOU है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि दिसंबर 2023 में इग्नू द्वारा किस देश के मुक्त विश्वविद्यालय के साथ MOU किया गया है, समझौता किया गया है। ठीक है, तो ये किसके साथ हुआ है, केन्या के मुक्त विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो सकता है। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि दिसंबर महीने में जो है केन्या के राष्ट्रपति भारत आए और भारत के साथ उनके ये समझौते होते, ये ध्यान रखिएगा, दिमाग में बिल्कुल फिट रहेगा। समीक्षा अधिकारी के लिए तो समझ लीजिए कि सही रहेगा, और PCS के लिए भी एक बार रिवीजन करेंगे तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा। अब दूसरा आता है तंजानिया। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीच में गई हुई थी, तो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत के राजकीय यात्रा संपन्न की। उल्लेखनीय कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। ये तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा भी है। ठीक है, तो देखिए अफ्रीकी देशों के साथ किस तरीके से भारत के संबंध मजबूत हुए हैं, और तंजानिया के पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे हैं। उल्लेखनीय इस दौरान तंजानिया की उनकी पहली भारतीय राष्ट्रपति भी रही, उनकी पहली भारत की यात्रा भी रही है। ठीक है, तो ये तंजानिया, भारत और तंजानिया के मध्य क्या है, अक्टूबर की बात है ये। साथ ही यह G20 समूह में अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली भारत यात्रा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका बन गया कि G20 को अफ्रीकी संघ में शामिल करने के बाद किस देश के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई, यहाँ से एक भी प्रश्न बन सकता है। तो यह है तंजानिया की राष्ट्राध्यक्ष। तंजानिया की राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान भारत एवं तंजानिया आपसी संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर लेकर के सहमत हुए हैं। भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग हेतु 5 वर्षीय रोड मैप तैयार किया गया है। ठीक है, तो 5 वर्षीय रोड मैप। ठीक है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का प्रथम संस्करण भी अक्टूबर 2022 में संपन्न हुआ है। यहां से भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। देखिए, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच एक संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का प्रथम संस्करण भी अक्टूबर 2022 में तंजानिया में आयोजित किया गया। भारत और तंजानिया के मध्य वर्ष 2023 से 2027, ये भी 5 वर्षीय केवल के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये केन्या के साथ भी और भारत और तंजानिया के साथ भी हुआ है। भारत ने फरवरी 2024 में सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले में तंजानिया को भागीदार देश का भी निमंत्रण प्रदान किया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यात्रा के दौरान तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस में भी शामिल होने की घोषणा की है। यात्रा के दौरान तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की भी घोषणा की है। तो ये देखिए, तंजानिया की राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, वर्ष 10 अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने तंजानिया की राष्ट्रपति को सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन गए हैं। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का प्रथम संस्करण हो रहा है, और भारत और तंजानिया के बीच 5 वर्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम भी लाया गया। तो तंजानिया के साथ भी है और केन्या के साथ भी, इन दोनों देशों के साथ 5 वर्षीय जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए पार्टनरशिप भी हुई है दोनों देशों के बीच। फिर है कि फरवरी 2024 में सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले में तंजानिया को एक पार्टनर कंट्री बनाने के लिए भी आमंत्रित कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने JNU द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के शासनाध्यक्ष को राष्ट्राध्यक्ष को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो है तंजानिया। ध्यान रखिएगा, तंजानिया के राष्ट्रपति को सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। तो ये 2 हो गए आपके। आइए अफ्रीका के बाद चलते हैं
यूरोप में चलते हैं तो भारत ग्रीस के प्रधानमंत्री कारियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त 2030 को ग्रीस की राजकीय यात्रा पर है। तो भारत ग्रीस, ठीक है, भारत और ग्रीस 25 अगस्त 2030 को ग्रीस की राजकीय यात्रा पर कौन रहे? भारत के प्रधानमंत्री रहे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस की पहली यात्रा है। अब देखिए 1983 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी। 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस स्थित टूम ऑफ अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए ग्रीस के सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत ग्रीस संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में लाए जाने पर बल दिया है। साथ ही साथ दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कराने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सेगलारापोउलोऊ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया है। श्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई इंपॉर्टेंट, भारत और यूनान के मध्य संबंध अत्यंत प्रगाढ़ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अब तक ग्रीस की यात्रा की। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी यात्रा की थी, इस देश की यात्रा की थी। तो 40 वर्षों के पश्चात कोई प्रधानमंत्री वहां उस देश के राष्ट्राध्यक्ष के बुलाए जाने पर जो है एक राजकीय यात्रा अपनी किए हैं। और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया गया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का बल दिया गया है। साथ ही साथ ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से भी भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर 2 पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो यहाँ पर है कि 40 वर्षों के पश्चात कोई प्रधानमंत्री यात्रा किया है, ठीक है, यूनान का। और दूसरा है आपका, ये 2 पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका, हाँ 3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत और यूएई, भारत का सबसे विश्वसनीय पार्टनर कौन है? भारत का सबसे विश्वसनीय पार्टनर कौन है? यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है। आते हैं देखते हैं। 15 जुलाई 2030 को अपनी यूएई यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचे। 15 जुलाई 2030 को यूएई यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री कहां पहुंचे? अबू धाबी पहुंचे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2030 COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेर से भी मुलाकात की। यहाँ तक है कि यूएई की अध्यक्षता में COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच मध्य कहाँ हुआ? दुबई में हुआ है। 15 जुलाई 2030 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के मध्य प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता हुई। इस यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा एवं ज्ञान विभाग अबू धाबी और आईआईटी दिल्ली के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपका हो रहा है। देखिए, एक तो ये हुआ कि यूएई के यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और यहाँ पर वो सुल्तान अहमद अल जाबेर से मुलाकात करते हैं, COP28 सम्मेलन में अपनी भागीदारी करते हैं। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच एक जो है समझौता ज्ञापन भी होता है। ठीक है, ये समझौता ज्ञापन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इस रूप में इंपॉर्टेंट है कि इसमें शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और शिक्षा एवं ज्ञान विभाग अबू धाबी और आईआईटी दिल्ली के मध्य एक एमओयू होता है। इस एमओयू में, ये एमओयू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। क्या बन सकता है कि आईआईटी दिल्ली के परिसर की स्थापना कहाँ की जा रही है? ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली के एक परिसर की स्थापना अबू धाबी यूएई में की जा रही है। आईआईटी दिल्ली ऐसा दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना की है। इससे पहले आईआईटी मद्रास ऐसा पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान था जिसका परिसर विदेश में स्थापित घोषणा की गई थी। और आईआईटी मद्रास का पहला परिसर जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये सभी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि आईआईटी मद्रास देश का ऐसा पहला इंस्टीट्यूशन है जिसके अपने विदेश में कार्यालय है, तंजानिया में, जांजीबार तंजानिया में उसका अपना एक परिसर स्थापित किया गया। इसी प्रकार से आईआईटी दिल्ली द्वारा भी विदेश में अबू धाबी में अपना एक परिसर स्थापित किया गया है। तो इसके लिए जो है यूएई के साथ समझौता ज्ञापन भी हो गया है, और ये दो ऐसे हमारे तकनीकी संस्थान हैं जो विदेश में अपना परिसर स्थापित कर चुके हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ से 2-3 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, वो प्रश्न मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। इन प्रश्नों को आपको इस रूप में देखते रहना है। भारत और फ्रांस, भारत का सबसे विश्वसनीय, यूरोपीय देशों में सबसे विश्वसनीय साझेदार देश है फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य फ्रांस की आधिकारिक यात्रा संपन्न की, ठीक है। ये प्रधानमंत्री की 6ठी फ्रांस यात्रा है। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपन्न हुई है। 13 जुलाई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न के मध्य द्विपक्षीय बैठक भी आयोजित की गई। 13 जुलाई 2023 को पेरिस स्थित एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय हैं, ठीक है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत और फ्रांस के, ठीक है, संबंध में। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रहे, जो प्रधानमंत्री की 6ठी फ्रांस यात्रा है, जिसमें भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों के मध्य कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। 13 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न की मध्य द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। 13 जुलाई 2023 को पेरिस स्थित एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात ऐसा सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय हैं, ठीक है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर भी अपनी शिरकत की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी मैंने बता दिया। यहाँ से मुख्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2023 में किस देश द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया, तो वो कौन सा देश है? फ्रांस है। फ्रांस द्वारा अपने ये सम्मान से अलंकृत किया गया है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस वेस्टिल दिवस के अवसर पर पेरिस में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। वेस्टिल डे परेड में एक सैन्य बैंड के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों की एक 241 सदस्यीय टुकड़ी में भी प्रतिभाग किया गया। उल्लेखनीय है कि यह दूसरा अवसर था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को वेस्टिल डे पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके पूर्व 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसके लिए प्रतिभाग किया गया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, ये देखिए मार्से फ्रांस में भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास भी खोले जाने की घोषणा की गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये हो गया। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि भारत ने अभी विदेश में कहाँ पर अपना महावाणिज्य दूतावास, ठीक है, कॉन्सुलेट जनरल खोलने की घोषणा की गई है, तो वो है आपका है मार्से फ्रांस में है। मार्से फ्रांस में ऐसा किया गया है। जबकि फ्रांस द्वारा हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस को खोलने की घोषणा की गई है, ठीक है। फ्रांस द्वारा हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस को खोलने की घोषणा की। भारत के यूपीआई को फ्रांस में प्रयोग पर सहमति भी बन गई है। और अभी आपने देखा कि 25 जनवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति ने जयपुर में अपनी एक रैली भी की और उस रैली में
उन्होंने यूपीआई से लेन देन भी किया और जिसमें से राम मंदिर के प्रतिरूप को उनको भेंट भी किया गया, उन्होंने उसकी परचेजिंग भी की यूपीआई से लेन देन करके। तो भारत के यूपीआई को फ्रांस में प्रयोग पर सहमति बनी। इस हेतु भारत के एनपीसीआई, ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड तथा फ्रांस के लायरा कलेक्ट के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हुआ है। इसके बाद तहत फ्रांस और यूरोप में भारत के यूपीआई को कार्यान्वित किया जाएगा। यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट ये हो गया आपका, ये भी पॉइंट हो गया। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, भारत के यूपीआई को अपनाने वाला फ्रांस यूरोपीय देश बन गया है, जहां पर भारत के यूपीआई के माध्यम से वहां पर सभी प्रकार के लेन देन भारतीय और विदेशी कर सकेंगे। चलिए, फ्रांस में भारत के यूपीआई के प्रयोग की शुरुआत सितंबर 2023 में पेरिस स्थित एफिल टावर से हुई है। आते हैं भारत और मिस्र, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस्र के भी राष्ट्रपति भारत के 26 जनवरी भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि भी रहे हैं। और दोनों राष्ट्राध्यक्ष, फ्रांसीसी राष्ट्राध्यक्ष और मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष, दोनों राष्ट्राध्यक्ष इस बार भारत के राजकीय यात्रा पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर रहे हैं। आते हैं भारत और मिस्र को देखते हैं। भारत और मिस्र के मध्य संबंध। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की राजकीय यात्रा पर संपन्न किए। कब? 24 से 25 जून 2023 के बीच। उल्लेखनीय कि जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मिस्र यात्रा थी। साथ ही ये वर्ष 1997 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय मिस्र की यात्रा थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन दार अल इफ्ता में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र की भी स्थापना करेगा। दार अल इफ्ता इस्लामिक विधि अनुसंधान हेतु मिस्र का एक सलाहकारी निकाय है। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति के मध्य काहिरा स्थित अल इत्तिहादिया पैलेस में द्विपक्षीय बैठक भी संपन्न की गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से देख रहे हैं। इसके अलावा 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति के मध्य दोनों नेताओं के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़ाया गया है। 25 जून 2023 को काहिरा में आयोजित एक विशेष सम्मान समारोह मिस्र के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मानित किया है, जो मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है, आप देखिए 25 जून 2023 को काहिरा में विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, वर्ष 2022 में भी भारत और मिस्र के मध्य राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। तो इस तरीके से आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 में अक्टूबर 2023 में आपने देखा कि फ्रांस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, साथ ही साथ तंजानिया ने भी अपना नागरिक सम्मान प्रदान किया है। और ये आप देखिए मिस्र ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, तो जनवरी, यहाँ आप ध्यान रखिएगा जून में, अगर यह प्रश्न पूछा था जून 2023 में किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वो मिस्र है। ठीक है, यही जब अक्टूबर पहुंच जाएगा तो आपका हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, अलग अलग ये तो यहाँ पर कंफ्लिक्ट हो जाता है कि दोनों ने दिया है लेकिन कब दिया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पहले मिस्र ने दिया है, उसके बाद फिर फ्रांस ने दिया है। भारत अमेरिका संबंध, भारत अमेरिका के संबंधों पर आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 24 जून 2023 के मध्य अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर संपन्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा, वैसे तो विभिन्न यात्राएं हुई लेकिन आधिकारिक यात्रा पहली बार है। उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 6 बार अमेरिका का दौरा किया, लेकिन ये सभी यात्राएं द्विपक्षीय या बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने हुए संपन्न हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से पहली आधिकारिक यात्रा कब हुई है? 20 से 24 जून 2023 के मध्य हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
अब देखिए यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई। अब यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के पहले राजकीय यात्रा पर है, जिसकी शुरुआत हुई न्यूयॉर्क से, वाशिंगटन से, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जिसकी शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से होती है। 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रतिष्ठित नॉर्थ लॉन में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का भी नेतृत्व किया। ठीक है, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित होता है, तो उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का भी नेतृत्व किया, और इसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, विषय पर उन्होंने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित यह योग सत्र ऐतिहासिक रहा और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस योग सत्र में 135 से अधिक देशों के हजारों लोगों ने प्रतिभाग लिया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन द्वारा एक योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ आई एक और भी जो है उपलब्धि है। 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले कुछ गिने चुने राष्ट्राध्यक्ष ही हैं। 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया, और ये उनका दूसरा संबोधन था। इससे पूर्व उन्होंने 2016 में अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान संबोधित किया था। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान 21 जून 2023 को भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 27वां देश बन गया। ठीक है, अब देखिए आर्टेमिस समझौता क्या है, ये भी पॉइंट आपका बन गया कि प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने आर्टेमिस समझौता करने वाला विश्व का 27वां देश बन गया। आर्टेमिस समझौता मूलतः 13 अक्टूबर 2020 को हस्ताक्षरित हुआ था, जिसके 8 संस्थापक देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके और अमेरिका। ये समझौता ऐसे सिद्धांतों का एक समूह है जिन्हें 21वीं शताब्दी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसमें इसरो और नासा के मध्य समझौता हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टेमिस समझौता क्या है और आर्टेमिस समझौता का संबंध किससे है। तो आर्टेमिस समझौता का संबंध किससे है, इसका समझौता ये जो नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में है, जिसमें कुल 27वां देश भारत है और इसके 8 संस्थापक देश रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं इसरो और नासा के मध्य इस समझौतों से अनेक रिसर्च प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, इसरो और नासा भूविज्ञान अध्ययन हेतु निसार, ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक ठीक है रडार नामक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार कर रहे हैं। निसार नामक जो है रडार भी बनाया जा रहा है। भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी का नवीनतम भागीदार देश भी बन गया। एमएसपी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नवीनतम भागीदार देश भी बन गया है, और एमएसपी का शुभारंभ भी जून 2022 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझौता हुआ है। भारत के अतिरिक्त 12 अन्य देश भी एमएसपी के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी एमएसपी में शामिल है। 21 जून 2023 को वाशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिकी तंत्र को भी लॉन्च किया गया। ठीक है, इंडस एक्स लॉन्च किया गया। इंडस एक्स क्या है इसको देख लीजिए। इंडस एक्स ये 21 जून 2023 को वाशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लाया गया है, जिसमें विश्वविद्यालयों, इनक्यूबेटर, कारपोरेट विचार मंच और निजी निवेश संस्थानों का एक मंच है। ये दोनों देशों के मध्य उद्योगों के मध्य संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए भी लाया गया एक महत्वपूर्ण नवाचार है। अमेरिका द्वारा भारत में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये वाणिज्यिक दूतावास कहाँ खोले जाएंगे, बेंगलुरु और अहमदाबाद में खोले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कह लीजिए। अमेरिका भारत में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास बेंगलुरु और अहमदाबाद में खोलेगा। ठीक है, भारत द्वारा अमेरिका के सिएटल में नए वाणिज्यिक दूतावास स्थापना करने की घोषणा की गई है। अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर भी स्थापित किया जाएगा। शिकागो स्थित विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी। ये है, तो कई इंपॉर्टेंट समझौते हुए। देखिए सारे समझौते बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
ये सब आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। भारत अमेरिका में और अमेरिका भारत में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। ठीक है, भारत अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, जबकि अमेरिका भारत में बंगलुरु और अहमदाबाद में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। तो अमेरिका भारत में 2 वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा और भारत अमेरिका में 1 वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। ठीक है, सिएटल में भारत खोलेगा और भारत के बंगलुरु और अहमदाबाद में अमेरिका खोलेगा। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से, यूपी पीसीएस में और समीक्षा अधिकारी दोनों में आ सकते हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर की स्थापना की जा रही है, जबकि शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना की जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो कई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ से तैयार हो गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा और इस पर अपना विचार रखिएगा, अच्छे से इसको आगे बढ़ाइएगा। भारत सर्बिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 से 9 जून के मध्य सर्बिया की राजकीय यात्रा संपन्न की और यह उनकी किसी यूरोपीय देश की पहली यात्रा थी। ठीक है, साथ ही दोनों देशों के बीच राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर भी पहली राजकीय यात्रा थी। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के साथ भी द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया था। साथ ही सर्बिया की प्रधानमंत्री एना ब्रानाबिक के साथ भी मुलाकात की। भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी सर्बिया यात्रा के दौरान माउंट अवाला पर स्थित मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी सर्बिया यात्रा के दौरान माउंट अवाला पर स्थित मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये है भारत सुरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के नियंत्रण पर। ठीक है, सुरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 6 जून 2023 के मध्य पारामारिबो सुरीनाम की राजधानी की यात्रा पर रहीं। राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के उपरांत श्रीमती मुर्मू की पहली राजकीय यात्रा थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति पहली यात्रा कहाँ की है। ठीक है, तो ये सुरीनाम के राष्ट्र जो है पहली राजकीय यात्रा की है। जनवरी 2023 में सुरीनाम के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आपको नोट कर लेना है। भारत और सुरीनाम के बीच भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पहली राजकीय यात्रा उन्होंने कहा कि है सुरीनाम की है, और सुरीनाम की इस यात्रा पर आमंत्रण उनको जनवरी में दिया गया था, जो सुरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संकवाला स्वयं भारत आए थे। ठीक है, तो ये रहा है। सूरीनाम के राष्ट्रपति 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे और 5 जून 2023 को भारतीय राष्ट्रपति सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भी वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। इस यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार भी प्रदान किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इनको भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के राष्ट्रपति को सूरीनाम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया है। भारत के राष्ट्रपति को किसी विदेशी देश में मिलने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसने दिया है? सूरीनाम ने दिया है। ठीक है, ये दिया गया। चलिए आगे चलिए। भारत और नेपाल के मध्य संबंध अब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल देख लीजिए, क्योंकि मई जून है, लास्ट है ये, क्योंकि अब इसके बाद फिर नहीं आएगा। तो 31 मई से 3 जून 2023 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल प्रचंड ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। दिसंबर 2022 में भी पद ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी। 1 जून 2023 को भारत और नेपाल के बीच लंबी अवधि के ऊर्जा व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के अंतर्गत आगामी 10 वर्षों में भारत द्वारा नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा के आयात का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया। मोतिहारी बिहार और अमेलगंज नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन के भी सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का भी निर्णय लिया गया है। तो ये भारत नेपाल के मध्य संबंधों को मजबूत होने के संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा कहाँ की गई? भारत में की गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। फिर आता है भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य संबंध। देखिए ये सब मार्च की घटनाएं हैं, इनको छोड़ दीजिए, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आना है, इसको छोड़ दीजिए। ये भी नहीं आएगा। भारत भूटान, हाँ ये देखिए भारत भूटान के मध्य, देखिए 3 से 10 नवंबर 2023 के मध्य भूटान
नरेश जिम्मे खेसर नागमिग्याल चांगुक भारत की आधिकारिक यात्रा पर, ये आपका पॉइंट है, यहां से आप देख लीजिए। भारत भूटान 3 से 10 नवंबर 2023 के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली के अतिरिक्त असम एवं महाराष्ट्र का भी दौरा किया। इससे पूर्व 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। उल्लेखनीय है कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग सहमत हो गया है। उल्लेखनीय कि भूटान में भारत के सहयोग से मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, जिससे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया है। भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है। ये कोकराझार असम के गलेफू भूटान के गलेफू तक जोड़ेगा। ये भारत और भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये तीनों 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये पॉइंट केवल इनको आप यहाँ पर देख लीजिए। तो भारत और भूटान भी इंपॉर्टेंट है। 3 नवंबर 2023 में भूटान के नरेश की आधिकारिक यात्रा भारत की हुई। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। भारत और इटली 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत की यात्रा पर, ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए छोड़िए, क्योंकि मार्च का है। भारत और जर्मनी फरवरी 2023 का है, ये भी इंपॉर्टेंट। भारत और मिस्र ये भी 24 से 23 फरवरी का है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। भारत बांग्लादेश ये भी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया भारत और भारत की यात्रा पर आए मुख्य जो विदेशी रहे और भारत विदेश की यात्रा पर गए मुख्य भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की जो यात्राएं हैं ये है। और इसका हम एक क्रम भी आपको दे देंगे, जो क्रम इस तरीके से यात्राएं किए हैं। तो ये आपके जून से लेकर के यानी मई से लेकर के और जनवरी तक का महत्वपूर्ण है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पूरा हो गया। अब अगला है हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में देखें, गरबा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। हालांकि इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। गरबा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अमूर्त विरासत आप जानते हैं कि सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को ऐसी पहल करता है। यूनेस्को द्वारा क्या किया जाता है, इस पहल को किया जाता है। और जो भी अमूर्त विरासत हैं, जो सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से किसी भी देश में वहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो मान्यताएं प्रचलन में हैं, उन प्रचलन मान्यताओं को यूनेस्को एक धरोहर के रूप में शामिल करके उसको संरक्षित करता है। इस रूप में इससे पहले भी भारत की अनेक अनेक जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें इस सूची में शामिल हो गई हैं। इसमें देखिए, रामलीला को 2008 में शामिल किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चारण को 2008 में शामिल किया गया है। कुटियम संस्कृत नाट्यकला को 2008 में शामिल किया गया है। रम्मन को 2009 में शामिल किया गया है। मुड्डियल केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच है, इसको 2010 में शामिल किया गया है। कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत है, इसको 2010 में शामिल किया गया है। छऊ नृत्य को 2010 में शामिल किया गया। लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चार को भी 2012 में शामिल किया गया। संकीर्तन को 2013 में शामिल किया गया। पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा विकसित पीतल और तांबे के बर्तनों को 2014 में शामिल किया गया। भारत की योगा को 2016 में शामिल किया गया। नवरोज को 2016 में, 2017 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को शामिल कर लिया गया है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया और गुजरात के गरबा को भी 2023 में शामिल किया गया। और 2023 में ही गरबा को, ठीक है, 2023 में गुजरात के गरबा को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये है 51 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया और इस सूची में 140 देशों की कुल 693 विरासतें शामिल हो चुकी है। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान देना है कि इस समय कुल कितनी सूचियां शामिल की गई हैं, ये ध्यान देना है। ये देखिए, अब तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 140 देशों की कुल 693 विरासतें शामिल हुई। ये प्रश्न पूछा जा चुका है इससे पहले। ठीक है, ये प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछा जाएगा। 51 नई विरासतों में से 45 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, जबकि 6 विरासतों को अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इस बैठक में गुजरात के गरबा जो नृत्य है
उसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल किया गया। गरबा भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को ने इस सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया, इनको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये सारे पॉइंट जो आपके हैं, 15वां ये हो गया, 14 कोलकाता की दुर्गा पूजा कुंभ मेला। ठीक है, तो ये कभी मैचिंग करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, कब कब कौन शामिल किया गया, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। मैचिंग करने के लिए पूछ लिया गया कि 2021 में, 2023 में, 2017 में, ये पूछा जा सकता है। मैचिंग करने के लिए प्रश्न यहाँ आ सकता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ मित्रों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन सूचकांक, और ये क्लास फिर हम लोगों की आगे की क्लास रहेगी। ठीक है, बस अब हम लोग करीब पहुंच रहे हैं, जल्दी से इसको हमें पूरा कर देना। हमने कहा था कि 30 आपके जनवरी में इसको पूरा कर दिया जाएगा, और जनवरी में आपका पूरा हो जाएगा। हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। अगला आपका टॉपिक होता है, अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपका होगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 जारी किया गया, इसमें किन देशों का कितना कितना हिस्सा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, आप लोग बने रहिए DPIS यूट्यूब चैनल पर। DPIS यूट्यूब चैनल पर ये दी जा रही करंट अफेयर्स क्लास आपके यूपी PCS के लिए और समीक्षा अधिकारी के लिए रामबाण है। इसमें हम प्रश्नों के रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको शीघ्र ही इस पर पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देने जा रहे हैं। MCQ भी इस पर हमारा तैयार हो रहा है, वो भी आपको देने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जुड़े रहिए DPIS यूट्यूब पर। और शीघ्र ही हमारी क्लासेज जो प्रारंभ हो रही हैं, उसमें हमारे फाउंडेशन बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं, साथ ही साथ हमारा यूपी स्पेशल के लिए, मेंस के लिए और प्रीलिम्स का मेंस के लिए भी बैच प्रारंभ हो चुका है। उस क्लास के साथ भी आप लोग तत्काल जुड़ें।